बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में सियासी हलचल अपने उरूज पर है। अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान के मौजूदा कायम मुकाम वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की गई, लेकिन डिप्टी स्पीकर की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने और वज़ीर आज़म इमरान खान की असम्बली तहलील करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचे हैं। मुल्क में किसी भी नई हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली में हमेशा अहम किरदार रहा है। माजी जब भी इंतखाबात के जरिए हुकूमत तब्दील हुई, उसका सीधा असर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की कुर्सी पर भी पड़ा। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ के सरबराह की हैसियत से इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया तो उस वक्त PCB के चेयरमैन नजम अजीज सेठी थे, लेकिन इमरान खान का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालते ही नजम अजीज सेठी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और इमरान खान ने एक ट्वीट के जरिए ICC के साबिक़ सदर एहसान मानी को उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया। 4 सितंबर 2018 को PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एहसान मानी को 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बना दिया, मगर एक जाने वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ओहदे के 5 साल मुकम्मल नहीं किए और 3.5 साल में ही उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। तो उससे कबल अगस्त 2021 में ही एहसान मानी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके थे, जिसके बाद चेयरमैन PCB के नए चेयरमैन का खुला फ़ाल साबिक़ कप्तान रमीज़ हसन राजा के नाम निकला, जिन्होंने 13 सितंबर 2021 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। अब मुस्तकबिल में सियासी हालात और नई हुकूमत की तब्दीली यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह का तयन भी कर सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब। खुशामदीद कहेंगे जनरल साहब आपको प्रोग्राम में, और किस हद तक आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत बदली तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदल गए? होता तो यही रहा है, लेकिन अभी अगर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी जब तक इलेक्शन नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो शायद क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज करे। वैसे भी मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि ये ना चेंज करें और जो इन्होंने अपना विजन दिया हुआ है, जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं रमीज राजा, इसको कंटिन्यू करने दें। इसका ताल्लुक सियासत के साथ होना नहीं चाहिए। जनरल साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने आज से 20 साल पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की सदारत करते, लेकिन आपने एहसान मानी साहब को इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की सदारत के लिए मुंतखब किया और आपने इस ओहदे से अपने आप को पीछे किया। लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब का बेहतरीन इंतखाब है, लेकिन 3 साल उनके और वसीम खान के जिस तरह रहे और उसके बाद ख़ुद ही उनको कंटिन्यू नहीं किया या उन्होंने मुस्ताफ़ी होकर अलग होने का फ़ैसला किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि जनाब क्रिकेट में क्रिकेट और सियासत को अलग होना चाहिए और जो भी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर आए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वज़ीर आज़म या सदर अपनी मर्ज़ी से क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का इंतखाब करें। या मैं इन दोनों बातों का आपको जवाब दे देता हूँ। पहले तो आते हैं ICC के चेयरमैन का जब इंतखाब हुआ था, मैं अभी भी जनरली समझता हूँ कि मैं ICC के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं अनफिट हूँ। मेरी इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं ICC को हैंडल कर सकता। 1 दूसरा ये है कि मैं एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर था और सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो वो इतना टाइम जो है क्रिकेट की तरफ नहीं दे सकता, जबकि हमारे हालात आप देख ही रहे थे कि उस वक्त हमारे हालात क्या थे। तो मेरी प्रेफरेंस जो है वो तो हमेशा फौजी रही है। ICC के चेयरमैन की काबिलियत मेरे पास नहीं थी और मैंने यही अपना तो एहसान मानी को इसलिए उसका नाम पेश किया था क्योंकि वो बहुत देर ICC में रह चुके हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उनका ताल्लुक था और ही वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर ICC, इसलिए मैंने वो फैसला जो अपना सुनाया और मैं उसको नहीं हैंडल कर सकता था। जहां तक ये ताल्लुक है एहसान मानी का, जो पाकिस्तान का चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और वसीम खान को वो लेके आए, बात कहने की ये है कि जिन हालात में पाकिस्तान चल रहा था उन हालात में तो क्रिकेट बोर्ड को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहरहाल बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो कि मैं समझता हूं कि एहसान मानी ने लिए, जिसकी वजह से आज आपकी क्रिकेट जो है बाहर की क्रिकेट भी पाकिस्तान में वापस आई, PSL भी अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब इमरान खान ने
उसका ख्याल तो ठीक है कि सियासत से दूर रहना चाहिए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की, उसका क्रिकेटर के साथ तो शायद इतना ताल्लुक ना हो, लेकिन उनके ख्याल में उनकी जो हर चीज जो है वो उनके ऊपर आ रही थी, क्योंकि क्रिकेटर नहीं था और उनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि जी इन्होंने कहा कि 6 टीमें बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो अपने ऊपर से वो एक बोझ हटाने के लिए मेरे ख्याल उन्होंने एक क्रिकेटर का इंतखाब किया, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत अच्छा इंतखाब था। अच्छा जनरल साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। कुछ बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ साहब की कर लेते हैं, जिनका कहना यह है कि हुकूमत की तब्दीली के साथ नए चेयरमैन के इंतखाब के वो खिलाफ हैं। इस साल 25 जनवरी को हमारे प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन का इंतखाब जमहूरी तरीके से नहीं होता। जब भी मुल्क में नया वज़ीर आज़म आता है वो अपना बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर चेयरमैन तैनात कर देता है। हमारी जो मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आती है, वो सबसे पहले जो इंतखाब होता है पाकिस्तान के चेयरमैन का, उसके करने का तरीका जो है वो अपॉइंटमेंट है, वो सिलेक्शन है। हम किसी भी तरीके से जो है ये हमें इसको करने की ज़रूरत है कि हम इसको क्लियरली जो है वो एक अलहदा करें, एक इलेक्ट्रोल जो सिस्टम है उसके थ्रू हमारा जो चेयरमैन है, ताकि जो हमारी जो सियासत इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जी ऑब्वियसली जो हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हमारे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के ऊपर, हमें वो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पहले भी ऐसे होता गया कि अपनी पसंद का बंदा चेयरमैन लग गया, उसको क्रिकेट का पता है या नहीं पता, वो इस फील्ड से जानने वाले हैं या नहीं हैं, उनको जो है यहाँ पे जो है वो पोस्ट दे दी गई और वो बैठे हुए हैं। टाइम गुजरता जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजन हो रहे हैं, आईसीसी मीटिंग्स के अंदर जाके बोलने के काबिल नहीं है, उनको क्रिकेट की समझ नहीं है। बड़े बड़े जो पब्लिसिटी स्टंट हैं वो किए जा रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए काम किए गए हैं हमेशा। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी ना आए। जब वो आप चीज़ें को क्लियर कर देंगे और आसान कर देंगे सबके लिए कि उसकी अपॉइंटमेंट जो हैं वो थ्रू एक प्रोसेस होनी चाहिए, थ्रू एक जो रीजनल जो भी आपके पास जो सेटअप है, जब उसके थ्रू होगा। अभी ये जो सेटअप किया जाता है इसमें किसी भी तरीके से आप ट्रांसपेरेंट जो वे है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई भी अभी तक। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज़, जिन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबसरा किया है। और इसी तनाजुर में अगर हम साबिक कप्तान वसीम अकरम और वक़ार यूनुस, जिनको 2Ws कहा जाता था, उनकी बात करें तो सोशल मीडिया पर वो भी खासे मुतारिक हैं। और इमरान खान साहब की तस्वीर लगाते हुए लिखा है वसीम अकरम साहब ने कि क़यादत करने, लड़ने और जीतने के लिए इमरान खान पैदा हुए हैं, अपने लिए नहीं बल्कि वो जिनकी नुमाइंदगी करते हैं उनके लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर वक़ार यूनुस साहब की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कप्तान आप पर हमेशा हमें फ़ख्र है और आपने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो जनरल साहब, आप किस तरह देख रहे हैं क्रिकेटर्स को इस सियासी सूरत हाल में जो है वो अपनी राय देते हुए? देखो, यह बात यह है कि वो चूंकि इनकी टीम के साथ थे, इमरान खान के साथ, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है ना। जब इमरान खान ये कहते हैं कि बुज़दार को वो वसीम अकरम प्लस की बात करेंगे तो वसीम अकरम तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। बहरहाल क्रिकेट के मामले में सही बात है, मतलब इमरान खान को ज्यादा पता है। अब मैं वसीम अकरम या वक़ार यूनुस या रमीज राजा या इमरान खान, जावेद मियादाद के बारे में कोई बात करूं फ्रॉम द क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं तो उस काबिल नहीं हूं कि मैं उनके खिलाफ बात कर सकूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि दुनिया में आप जहां भी देख लो, स्वाय एक दो मुल्क के कहीं भी कोई क्रिकेटर जो है वो आपका वो चेयरमैन नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनका जो तरीका जो ये हफीज ने बताया है, ये आपको अगर शुरू से ही आपने ये सिस्टम को फॉलो किया होता तो शायद आज मैच्योर भी हो जाता। लेकिन एकदम उसको चेंज करना मेरे ख्याल में ना ये सियासी जो पॉलिटिशियंस है वो करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में हर एक आदमी का अपना एक नजरिया है। यस, आप जमहूरी चीज लाना चाहते हैं, उसमें पूरी आप अपनी जनरल बॉडी को इन्वॉल्व करें, उसमें सिलेक्शन जो है या वोटिंग के जरिए करें और आप चेयरमैन बना दें। लेकिन बात कहने की ये है कि जो भी चेयरमैन आता है, मैं तो हमेशा से इसी ख्याल में हूँ कि वो अपनी इज्जत के खातिर ही आता है, अपनी इज्जत बचाता है। ये नहीं है कि वो किसी चीज को खराब करेगा, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे शहरियार साहब हो, कोई हो। लेकिन बहरहाल ये जो तरीकाकार आपका भी चलता आ रहा है, ये तो चलता ही रहेगा अनलेस समबडी चेंजेस इट।
बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, आपकी बात अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप साबिक सरबरा रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब टेलीफोन पर आवाम के सवालों के बराह रास्त जवाब दे रहे थे और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शारजा के एक फ़ाइनल का उन्होंने जो है वो जिक्र करते हुए कहा कि उनको पता चला कि उनके 4 खिलाड़ी जो हैं उनके बारे में उनके पास ये खबर थी कि जनाब उन्होंने जो है वो मैच को फिक्स कर दिया है। तो उन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर उन खिलाड़ियों को ये मैसेज दिया कि जनाब आपने जो है वो टीम के लिए खेलना है। उन्होंने कहा क्या था असल में, वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ। मैं क्रिकेट कैप्टन था। ये कोई 30-32 साल की मैं क्रिकेट खेलता था तब। तो मुझे एक पता चला कि हमारे 4 खिलाड़ियों को पैसे ऑफर किए गए। वो फाइनल था, शारजा के अंदर फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे 4 प्लेयर्स को उन्होंने ख़रीद लिया है। और आगे कल मुझे रात को टेलीफोन आया, बल्कि जावेद मियां था मेरे जो वाइस कैप्टन थे, उन्होंने मुझे रात को 2 बजे जगा के टेलीफोन किया कि कल हमारे 4 प्लेयर बिक गए। मैंने सारी टीम को बुलाया मैच से पहले, उसमें से सब वो याद भी होगा उस टीम को। मैंने सबको खड़ा किया, सारा क्राउड भरा हुआ था मैच शुरू होने से पहले पिच के बीच में। मैंने कहा मैं आज सबको एक एक को आपको देख रहा हूँ। किसी ने भी सही माने में क्रिकेट ना खेली, क्योंकि मुझे पता है जुए की ऑफर है। मैंने कहा मैं सिर्फ तुम्हें टीम से नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें जेलों में डलवाऊंगा। जनरल साहब, इमरान खान साहब का ये जो बयान था वो आपको दिखाने का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रहे, 92 में पाकिस्तान उनकी क़यादत में वर्ल्ड कप जीता, और करप्शन के हवाले से वो कहते हैं कि मैं खड़ा हूँ, करप्शन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैं दूसरे अगर हवाले से आपसे ये बात करना चाहूँ, क्रिकेट के हवाले से हम बात करते हैं कि जनाब एक बार जिसने मुल्क का सौदा कर दिया उसको दोबारा नहीं खेलना चाहिए। और जस्टिस कयूम रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा थे आप उसको लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे इमरान खान साहब, तो बनी गाला में वो किरदार इमरान खान साहब के इर्द गिर्द थे जो कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट में शामिल थे, और आज भी वो लोग इमरान खान साहब को जो है प्रेस कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ वो कहते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट जो उनका सही मानों में ग्राउंड था वहाँ पर वो करप्शन ख़त्म कर सकते थे, कोई लाइन ड्रॉ कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। आप ठीक कह रहे हो याया। बात कहने की ये है कि अब तो उसको पता नहीं कितने साल हो गए, 2000 में वो पब्लिश हुई थी रिपोर्ट, और आप सबको मालूम है कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में क्या लिखा था, और बाद में जस्टिस कयूम ने खुद क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत सारे लोगों को जिनको मैं पसंद करता हूँ उनको मैं इतनी सजा नहीं दे सकता था। लेकिन अगर आप देख लें तो हमने भी मतलब कप्तान नहीं बनने दिया, किसी को नहीं लेके आए। कोई भी मेरे जमाने में तो खैर कोई किसी पोस्ट में नहीं था, और उनको चेंज करके वकार यूनुस को भी बनाया। हो सकता है वकार यूनुस का अभी नाम तो खैर जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में था। बहरहाल मैं जो आदमी बहुत सारी चीजें कह जाता है लेकिन उसके ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं होती या आप उसके साथ दोस्ती यारी के अंदर रहते हैं। तो मैं तो एग्री करता हूँ कि करप्शन में जो इन्वॉल्व हो उसको तो आपको बिल्कुल साथ रखना नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में शामिल हैं। तो मैं जनरल साहब यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब करप्शन की बात करते हैं, वो इस बयानिए को लेकर चलते हैं, तो हम कराची से खैबर तक बात करते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिस पर सब खड़े होते हैं, और ख़ास तौर पर जब इंडिया से हमारा मैच होता है तो सिर्फ एक ही आवाज़ होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इमरान खान साहब एक तरफ करप्शन की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो जस्टिस कयूम रिपोर्ट के किरदार हैं जो आज भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही। देखो बात ये आई है कि वो अगर जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, मतलब मैं उनके कहने के ऊपर नहीं, जो उनकी रिपोर्ट है, अगर उनको सबूत कोई ऐसे नहीं मिले तो उन्होंने उनको क्लियर कर दिया या थोड़ी बहुत सजा दी। बहरहाल वो इमरान खान के अपनी स्वादीद है कि आप उनको किस नजरिए से देखते हैं। मैं तो ये वाकई समझता हूँ कि जिसने एक दफा मुल्क को भेज दिया उसको तो वापस पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आना चाहिए, और जो उनके साथ खड़े हुए हैं इसके जवाब जो है वो जो साथ खड़े हैं वो दे सकते हैं, या जिन्होंने कहा था कि करप्शन नहीं करनी चाहिए वो दे सकते हैं। मैं तो उसको आप जवाब उससे इतने सालों के बाद तो नहीं दे सकता। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल की वनडे बैट्समैनों की दर्जाबंदी में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर है। बाबर आजम के साथ इब्तिदाई 10 बैट्समैनों की दर्जाबंदी में शामिल दूसरे पाकिस्तानी इमामुल हक हैं।
कदाफी स्टेडियम लाहौर में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की 2-1 से वनडे सीरीज में जीत में कप्तान बाबर आजम और ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक ने मरकजी किरदार अदा किया था। इमामुल हक ने 293 गेंदों पर 2 सेंचुरियों के साथ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में सबसे ज़्यादा 298 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम ने 270 गेंदों पर 3 एक रोज़ा मैचों में 2 सेंचुरियों के साथ 276 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के वनडे कप्तान एरन फिंच ने वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की दिल खोलकर तारीफ की। 35 साला फिंच जो बिग बैश में मेलबर्न रेनिगेट की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने बाबर आजम को अपनी फ्रेंचाइज की जानिब से खेलने की ऑफर दी। जब बाबर आजम ने हाँ में जवाब दिया तो एरन फिंच बोले, मैं तो मजाक कर रहा था। ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने कहा कि बिग बैश में दुनिया भर से बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हैं। अगर बाबर आजम जो बेहतरीन सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी हैं, अगर वो दस्तयाब हों तो बिग बैश की कोई भी फ्रेंचाइज उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाने में देर नहीं लगाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा है कि मेरी इंतहाई ख्वाहिश यही है कि अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए काम करूं। उन्होंने लिखा कि 2011 से जब वो खेल रहे थे उनकी बात चल रही थी। अलबत्ता ये बेहतरीन मौका है कि UAE में अफगान टीम के साथ काम करूं और उनके नौजवान खिलाड़ियों को करीब से देखूं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल ने भी अफगानिस्तान टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट बनने की खबर दी है। इत्तलात हैं कि अबू धाबी में अफगानिस्तान टीम का अप्रैल के पहले हफ्ते में कैंप लग रहा है। इस कैंप में यूनुस खान बैटिंग कोच और उमर गुल बॉलिंग कंसल्टेंट की हैसियत से 3 हफ्ते के लिए खिदमत अंजाम देंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के NOC की, जो 7 क्रिकेटर्स को जारी किया गया है और ये क्रिकेटर्स इंग्लिश काउंटी सीज़न 2022 में एक्शन में होंगे और अप्रैल के पहले वीक में ये खिलाड़ी इंग्लैंड रवाना होंगे। कौन कौन से ये खिलाड़ी हैं और कितने अरसे के लिए इनको ये NOC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी किया गया है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा ख़ास सोहेल इमरान साहब। खुशामदीद कहेंगे सोहेल आपको। कौन कौन से ये क्रिकेटर हैं सोहेल और कौन कौन सी काउंटी के साथ उनका मुआहिदा हुआ है? जी यही है, बिल्कुल। इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो वहाँ पे एक्शन में दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के खासी तादाद में प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लिश काउंटी में और उनकी जो 100 है विटेलिटी क्लास जो उनकी होती है उसमें एक्शन में दिखाई देंगे, क्योंकि आगे पाकिस्तान टीम की कोई मसरूफियत इस तरह की नहीं है। खासा गैप है। जून में जाके वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं आना है और उसके बाद जाके जुलाई अगस्त में पाकिस्तान की एक्टिविटीज शुरू होंगी। इसलिए अभी मौका है खिलाड़ियों के पास, टेस्ट स्क्वाड के जो खिलाड़ी हैं वो भी और जो वाइट बॉल स्क्वाड के खिलाड़ी हैं वो एक्शन में दिखाई दें। इस सिलसिले में 3 प्लेयर्स जो हैं वो पहले ही जा चुके हैं। बाकी प्लेयर्स जल्द इंग्लैंड पहुंचेंगे, जिनमें मोहम्मद अब्बास है, फास्ट बॉलर नसीम शाह है, उनकी वीडियोस भी आपने कल देखी होगी जो उनकी काउंटी ने जारी की। इसके साथ साथ अजहर अली, ये तमाम तीनों खिलाड़ी वहाँ पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है इस शर्त के साथ कि जब भी उनको टीम को नेशनल ड्यूटी के लिए जरूरत होगी तो वो वापस आएंगे। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, जफर गौहर हैं, ये भी क्लस्टरशायर की नुमाइंदगी करेंगे। नसीम शाह भी क्लस्टरशायर की तरफ से खेलेंगे। ये इसके साथ साथ जो 100 का है उस पर भी जो ड्राफ्ट होने जा रहा है कल, उस पर भी एक बहुत तवील लिस्ट है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो ड्राफ्ट का हिस्सा बने हुए हैं। इनमें बाबर आजम, जिनका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि वो 1,25,000 पाउंड की जो एक कैटेगरी है, प्रीमियर कैटेगरी है, जो सबसे पहले नंबर की कैटेगरी है, उसके लिए उसकी फहरिस्त में शामिल हैं। तो ये काउंटी क्रिकेट के जो 7 खिलाड़ी जिनका मैंने अभी तज़किरा किया है, इनके अलावा जिनमें 7 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान भी जो खासा अच्छा साल रहा था, उनका पिछला सीजन का बड़ा अच्छा रहा था, वो भी काउंटी क्रिकेट के लिए होंगे वहाँ पर मौजूद। 100 के लिए हम देखना चाहेंगे कि जी कितने खिलाड़ी हैं जो वाइट बॉल के लिए चुने जाते हैं। उनमें शादाब भी हैं, अमाद भी हैं, बाबर आजम का जैसे मैंने जिक्र किया वो भी हैं। तो खासे तादाद होगी दर्जन के लगभग, क्योंकि शायद इससे भी ज़्यादा हो कि जो एक्शन में इस दफ़ा इंग्लैंड में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाते दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से और बता रहे थे कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इंग्लिश काउंटी सीज़न 2022 में एक्शन में होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमेशा ही से माली वसाइल का सवाल उठाती रही है। टीम वर्ल्ड कप में हार जाए, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई न कर सके, खिलाड़ियों की माली मुश्किलात पर बात हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना अदा किए जाने की बात हो, फेडरेशन के पास हर बात का एक ही जवाब टेबल पर रखा होता है जो फेडरेशन के आला ओहदेदार मीडिया में जाकर बयान कर देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं।
हुकूमत की जानिब से फंड नहीं मिल रहे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मसाइल कब हल होंगे, खिलाड़ियों को कब माली तौर पर अच्छी खबरें मिलेंगी, इस सवाल का जवाब मांगते मांगते कई खिलाड़ी साबिक खिलाड़ी बन गए। अब हॉकी फेडरेशन के बाद लगता है पाकिस्तान हॉकी को दोबारा से जिंदा करने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पर हॉकी सुपर लीग का आइडिया। अलबत्ता इस बारे में अब तक सिर्फ बातें ही हो रही हैं। फेडरेशन के अहदेदारों के अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं, गैर मुल्की कोचों को पैसे किस खजाने से दिए जा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में हॉकी फेडरेशन चुप साध लेती है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान हॉकी टीम आलमी सतह पर अपनी बका की जंग लड़ रही है। बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान बेहतरीन 15 टीमों में शामिल नहीं। आलमी दर्जाबंदी में ऑस्ट्रेलिया पहले, बेल्जियम दूसरे और हॉलैंड तीसरे नंबर पर है। मलेशिया, आइलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें भी आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान से आगे हैं। बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 17वां नंबर है। अब इत्तलात हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कौमी हॉकी टीम को यूरोप के दौरे पर भेजने की मनसूबाबंदी कर रही है। 22 अप्रैल से 6 मई तक यूरोप के दौरे की शुरुआत कौमी हॉकी टीम हॉलैंड के खिलाफ सीरीज से करेगी, जिसके बाद कौमी हॉकी टीम फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और स्पेन में भी मैच खेलने की मनसूबाबंदी कर रही है। इत्तलात के मुताबिक इन दौरों के लिए हॉकी फेडरेशन ने वीज़ों के लिए बाकायदा दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। अलबत्ता दौरा यूरोप के माली अखराजात फेडरेशन कैसे पूरे करेगी, ये एक अहम सवाल है। कहा जा रहा है कि कौमी हॉकी टीम के यूरोप के दौरों का मकसद इस साल इंडोनेशिया में होने वाले एशिया कप की तैयारी है। इंडोनेशिया 23 मई से 1 जून तक एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। एशिया कप 2023 वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरा यूरोप और अखराजात पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब। खुशामदीद कहेंगे शाह साहब आपको। शाह साहब, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इस मनसूबाबंदी को आप? एक तरफ हॉकी फेडरेशन का कहना यह है कि ख़जाना खाली है, तो करोड़ों रुपए के अखराजात कैसे पूरे होंगे यूरोप के दौरे के? देखें याया, ये तो कोई मेरा ख्याल है ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी के लिए जो सबसे बड़ा मसला रहा है पिछले 6 साल में, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर का रहा है। टीम को कोई इंटरनेशनल मैचेस मिले, बहुत कम मिले या मिले ही नहीं। जब तक आप अपने टॉप 30-35 प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे, इंटरनेशनल मैचेस नहीं देंगे, अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ लॉट नहीं खिलाएंगे, तो आपकी गेम कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। आपके प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा और आपका प्लेयर बनेगा नहीं उस तरीके से जिस तरीके से आपको इंटरनेशनल मैचेस खेलने होते हैं। याद रखिएगा कि जब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जाते हैं, जो आजकल पाकिस्तान सिर्फ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड ही खेल सकता है, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड ही खेल सकता है, तो उसमें भी आपको बड़ी से बड़ी मजबूत टीमों के अगेंस्ट खेलना पड़ता है। अगर आपके पास अगर एक्सपोजर नहीं है तो वो मेरा ख्याल है, और लड़के जो हैं वो इतना अपना बेस्ट दे नहीं सकते। यही बात हमने हालिया चैंपियंस ट्रॉफी में देखी, जो बांग्लादेश हुआ कि पाकिस्तान के लड़कों के पास गेम की कमी नहीं थी, स्टिक वर्क था, सब कुछ था, लेकिन वो जब क्रंच टाइम आता था तो वो बैकफुट पे चले जाते थे और वो अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है विद इन द स्ट्राइकिंग सर्कल वो नहीं दे सक रहे थे। इसलिए मेरा ख्याल है जरूरत थी इस बात की कि आप अपनी टीम को इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, और ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया था कि आपको अगले महीने से एशिया कप खेलने हैं। और आपको जिस तरह पता है या कि एशिया कप में जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी वर्ल्ड कप के लिए, जो अगले साल इंडिया में होना है। अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना है, अगर पाकिस्तान को जापान या इंडिया को हराना है, क्योंकि जापान और इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में होंगे, ये दोनों मजबूत टीमें हैं, इनमें से एक को तो लाजमी आपने हराना है अगर आपने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। बिल्कुल बजा फरमाया मोई शाह साहब आपने, लेकिन जो मेरा सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक तरफ बात कर रही है कि हुकूमत से उसको ग्रांट नहीं मिल रही, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बात कर रही है कि जनाब खर्चे पूरे नहीं हो रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये यूरोप के दौरे पर जो करोड़ों रुपए के अखराजात आएंगे वो कैसे पूरे होंगे? जी, ये मैं आपको बताता चलूं कि देखें पिछले 3 साल से जब से फमीदा मिर्जा रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी की हेड रही हैं, जिस तरह वो मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कोई ऐसे ज्यादा, एक दफा 20 लाख रुपया दिया, शायद दूसरी दफा फिर 20 लाख रुपया दिया, कोई अराउंड 40 लाख के करीब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया, जो कि बहुत ही कम है और नाकाफी है। इवन मेरा ख्याल है डोमेस्टिक इवेंट कराने के लिए इतने पैसे नहीं चाहिए होते, इससे ज्यादा चाहिए होते हैं। तो वो सेंटर से तो फेडरल गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं मिला, कोई शक नहीं, लेकिन
जो सिंध गवर्नमेंट है वो ईयरली सालाना इनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, और अराउंड 100 मिलियन या 10 करोड़ रुपया जो सिंध गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देती है। इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आर्मी ने भी एक ग्रांट दी है, 2 दफा ग्रांट दी है, और आर्मी ने अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काफी हॉकी को हेल्प की है, क्योंकि उनका स्पेशल एक लगाव है हॉकी के लिए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी डेवलप हो, इम्प्रूव हो, और पाकिस्तान बेस्ट जो टीम्स में जिस तरह पहले खेलता था उसी तरह पाकिस्तान हॉकी का नाम रोशन हो, और पाकिस्तान हॉकी सेमीफाइनल और फाइनल खेलते नजर आए मेगा इवेंट के लिए। तो वो कोशिश जरूर है वहां से, लेकिन बात वही है कि जब तक आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ये इतने पैसे या हो जाते हैं, मेरा ख्याल 10 करोड़ और 10 करोड़ यहाँ से अगर मिल जाता है, या 4-5 करोड़ इस साइड से मिल जाता है आर्मी से, तो इतने पैसे जरूर हो जाते हैं कि आप कम से कम एक अच्छा ट्रिप कर लो, एक अच्छा टूर कर लो। और जिस तरह ये इन्होंने प्लान किया है यूरोप का टूर, जिसमें आयरलैंड से स्टार्ट होगा, बेल्जियम के खिलाफ होगा, जर्मनी के खिलाफ मैच होगा, फ्रांस और स्पेन के खिलाफ मैचेज होंगे, तो मेरा ख्याल है अच्छा एक्सपोजर है और ये होना भी चाहिए। जब तक आप अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे, आपका प्लेयर बनता नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फुटबॉल की टीम है, जिस तरह आप कोई यूरोपियन उठा के इवन हॉकी के प्लेयर आप देख लें, वो उनको कम से कम 2-3 महीने में 10 से 15 मैचेस लाजमी मिलते हैं। और हमारी बदकिस्मती साहब ये हुई कि हमने प्रो लीग का जो फर्स्ट सीजन था उसमें हमने एंट्री करके हमने पुल आउट कर लिया। जब पुल आउट कर लिया तो आपकी रैंकिंग इतनी गिर गई कि आज आपकी रैंकिंग पाकिस्तान इज नाउ वर्ल्ड नंबर 18वीं पोजीशन है पाकिस्तान की, जो कि एक बहुत एक सब जो हॉकी फैंस के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल मोईन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान हॉकी टीम जनाब यूरोप का दौरा कर रही है और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे अब्दुल मोईन शाह साहब। और अब हॉलैंड से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको सलमान अकबर साहब। एक्मैन पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच बने हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो एशिया कप से पहले, जिसको वर्ल्ड कप 2023 का क्वालिफाइंग राउंड कहा जा रहा है, यूरोप आ रही है और फ्रांस के साथ, बेल्जियम के साथ, हॉलैंड के साथ, जर्मनी के साथ मुकाबलों में हिस्सा लेगी। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी भाई, मेरे ख्याल में बड़ी देर बाद ऐसा कोई टूर अरेंज हुआ है और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर है एशिया कप, और अपने से ऊपर वाली रैंक की टीम के साथ जब पाकिस्तान की टीम खेलेगी और नए कोच के साथ, और वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि हम जो टीम भी देखेंगे इस दफा पाकिस्तान की, उसमें काफी नए चेहरे हमें नजर आएंगे, यंगस्टर्स नजर आएंगे। क्योंकि अब नजर भी यही आ रहा है, मैंने सीखफीद हाइकमान के साथ काम भी किया हुआ है, तो उसका भी फोकस यही नजर आ रहा है कि वो लॉन्ग टर्म टीम बनाने की तरफ जा रहा है। ऐसे टूर्स जो हैं और अपनी यूरोपियन टीमों के साथ खेलने से इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीम को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसमें रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, रिजल्ट ऑल मैटर्स इन एशिया कप, जहां से हमें क्वालिफाई करना है। तो उसकी एक प्रिपरेशन की। सलमान अकबर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पाकिस्तान हॉकी टीम जब तक एक ऐसी हॉकी नहीं खेलेगी जहां पर मुकाबलों की फ़िज़ा होगी, हम कैसे अपनी टीम को बिल्ड कर सकेंगे। लेकिन फिर घूम फिर कर वही सवाल आ जाता है, कई बार आपसे इस तरह का सवाल हुआ है। अच्छी चीज़ हो रही है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे अपने हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियंस का शिकवा ये रहा है कि जब उनको हॉकी फेडरेशन बागडोर देती है, ना उनके साथ कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ना उनकी बात मानी जाती है, ना टीम को गैर मुल्की दौरों पर भेजा जाता है। लेकिन जब कोई गैर मुल्की कोच आता है तो हर चीज़ जो है वो लाइन हाजिर हो जाती है। तो आप इसको किस तरह देखें? यही भाई, ये मेरे ख्याल में इसमें हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि जो कोच, अगर फॉरेनर कोच आता है तो वो आपके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कुछ टर्म एंड कंडीशंस लेके आता है और वो उस पर स्टिक रहता है, और उसके पास ये विंडो ओपन होती है कि अगर उसकी ये जो भी चीज़ें होंगी वो नहीं पूरी होंगी तो वो कभी भी जा सकता है। और ऐसे हमने माजी में भी देखा है कि बड़े बड़े कोचेज ऐसे पाकिस्तान टीम को छोड़ के गए हैं। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह अगर लोकल कोचेज हैं, उनको भी अगर उनको लगता है कि वो इतने प्रोफेशनल हैं और उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान टीम को बैक ऑन ट्रैक ला सकते हैं, तो उनको भी अपने उन टर्म एंड कंडीशंस पे स्टिक रहना चाहिए हायर होने से पहले।
ये मेरे ख्याल में गलती जो जब ये हायर होते हैं वहां पे होती है कि ये अपने टर्म एंड कंडीशंस रखते तो होंगे, बट उन पे फिर बाद में स्टिक नहीं रहते, फिर वो बीच में कॉम्प्रोमाइजेज हो ठीक हो गया सलमान अकबर साहब। लेकिन हॉकी फेडरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात की होती रही है कि माजी में जो गैर मुल्की दौरे हुए हैं उनमें हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल जो हैं वो ज़्यादातर दिखाई दिए हैं, और इसीलिए फेडरेशन के ऊपर तनकीद होती रही है कि जनाब एक तरफ आप बात करते हैं हॉकी को ऊपर ले जाने की, लेकिन जब गैर मुल्की दौरे होते हैं तो हॉकी फेडरेशन के अपने ऑफिशियल वीज़े लगवा लेते हैं, वो जनाब सैर सपाटे पर रवाना हो जाते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन यस ये प्रैक्टिस काफी बहुत ज्यादा पाकिस्तान हॉकी में होती रही है और रिसेंट पास में भी हुई है, और अब देखेंगे। अब मैं इस पे तो नहीं कह सकता अब होगा कि नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल पहले भी नहीं होना चाहिए, अब भी नहीं होना चाहिए, और आने वाले वक्त में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे काफी आप अपना जो है फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। वो चीज अपने आप टीम में लगा सकते हैं, अपने प्लेयर्स पे लगा सकते हैं, उसकी प्रेपरेशन में लगा सकते हैं, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में लगा सकते हैं। तो वहां से अगर इस चीज को अगर पाकिस्तान हॉकी से खत्म कर दिया जाए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी परसेंटेज में जो फाइनेंशियल इश्यूज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आते हैं वो भी कवर हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो ऑफिस में बैठा हुआ है उनका विजन क्या है, कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं। और मुझे और हम जैसे काफी ज्यादा प्लेयर्स, हमें आज तक ये बात नहीं समझ आई कि इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि इससे कभी तो कोई फायदा तो हुआ नहीं है। उल्टा ऐसे लोग जब टीम के साथ जाते हैं, टीम पे एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि फिर वो प्लेयर से भी बात करते हैं, कोच उनको कुछ कहते हैं। ऐसे जो भी हमारे रिस्पेक्टेड ओलंपियंस साथ जाते हैं तो वो अपनी उनको प्लेयर्स को राय मशवरे देते हैं। तो ये चीज बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, पहले भी नहीं होनी चाहिए थी, अब भी नहीं होनी चाहिए, और आने वाले वक्त में भी नहीं होनी चाहिए। इससे पाकिस्तान हॉकी का फायदा ही फायदा है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान अकबर, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, ओलंपियन, गोलकीपर हमारे साथ हॉलैंड से मौजूद थे, जहां पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के सिलसिले में मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए जा रही है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज .geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।